Greetings to all dear students and viewers. I hope you will be hale and hearty at your home. We are reading here chapter 4 from the book Hornbill. The name of the chapter is Landscape of the Soul. Before proceeding to the story, let's know about the author. About the author. Nathalie Trouvroi was born on February 2, 1975. नेथली ट्रूव्रॉय का जन्म फरवरी 2 को इन 1975 में हुआ था. शी इज़ द वाइफ ऑफ द बेल्जियन एम्बेसडर टू इंडिया. ये बेल्जियन एम्बेसडर की वाइफ है जो इंडिया में इंडियन एम्बेसी में वर्क करते हैं. शी हैज़ ट्रेवल टू वेरियस सिटीज़ इन द वर्ल्ड विथ हर हस्बैंड. इन्होंने बहुत सारे सिटीज़ का बहुत सारे वर्ल्ड में जो फेमस सिटीज़ हैं वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ में इन्होंने ट्रैवल किया. Nathalie has been imbibing the culture of the various cities she visit. और नथाली के अंदर क्या है कि she imbibe means she receive into her mind and she retain the culture in her mind of the various cities where she visits. जहाँ जहाँ ये जाती हैं वहाँ का कल्चर अपने माइंड में उसको रिटेन करके रखे रहती हैं, उसको कहीं न कहीं फिर पेन डाउन करती हैं. She holds a master's degree in history of art and archaeology with a specialization in Japanese art from the Catholic University of Leuven in Belgium. इन्होंने she did master's degree in history of art और archaeology में इन्होंने मास्टर डिग्री होल्ड किया है. विद द स्पेशलाइजेशन, इनको स्पेशलाइजेशन है जापानीज़ आर्ट का फ्रॉम द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लौवेन इन बेल्जियम. शी इज़ एन आर्ट हिस्टोरियन हु came in limelight because of her translated work City of Disease. So limelight means होता है a focus of public attention और public eye. तो इनकी लोगों में एक पहचान तब हुई जब इन्होंने एक वर्क को ट्रांसलेट किया, एक बुक को ट्रांसलेट किया जिसका नाम था सिटी ऑफ डिजीज. एंड दिस बुक वॉज रिटन बाई विलियम डेरिम्पल. She now plans to write her next book on Old Delhi architecture like Jama Masjid and Chandni Chowk. और अब ये नेक्स्ट बुक अपनी प्लान कर रही हैं ओल्ड दिल्ली आर्किटेक्चर पर, जिसमें ये जामा मस्जिद और कुछ फेमस बिल्डिंग जो आसपास हैं दिल्ली के उसके बारे में लिखेंगी. इट वॉज ऑल अबाउट द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी. लेट्स नो अबाउट द स्टोरी. अबाउट द स्टोरी. The story is about how different the Chinese art form is from the European art form. इस कहानी में सिर्फ एक अंतर बताया गया है कि किस तरह से चाइनीज़ आर्ट यूरोपियन आर्ट से डिफरेंट है. द राइटर यूजेस टू स्टोरीज टू मेक अ कंट्रास्ट. यहाँ पर राइटर नथाली जो है वो यूज़ करती हैं दो स्टोरी को टू मेक अ कंट्रास्ट, टू मेक अ डिफरेंस इन बोथ द आर्ट्स. दोनों आर्ट में क्या डिफरेंस है उसके लिए वो दो तरह की कहानी का यहाँ पर दो कहानी एक्सप्रेस करती हैं. यूरोपियन आर्ट इज़ अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू वेयर एज चाइनीज़ आर्ट इज़ अबाउट नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप. यूरोपियन आर्ट जो है वो एक एक्चुअल जो आर्ट होती है उसको रिप्रोड्यूस करती है, उसको डेवलप करती है, जबकि जो चाइनीज़ आर्ट होती है इट इज़ अबाउट नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप. ये एक रियल लैंडस्केप नहीं क्रिएट करती है बल्कि कुछ रियल से अनरियल की तरफ आगे बढ़ती है. European art is an artist way to let viewers show exactly what he wants them to see in the landscape. European art जो है वो अपने viewers को वही चीज़ दिखाती है जो exactly वो देखते हैं, जो रियल में वो देखते हैं वही चीज़ वो अपने आर्ट में भी दिखाते हैं. Chinese art is the artist's spiritual and inner voice where you can travel from any point and it lets the viewer creates a path for their imagination. और जबकि चाइनीज़ आर्ट क्या होती है वो उसके जो आर्टिस्ट होते हैं वो कुछ स्पिरिचुअल और कुछ इनर वॉइस पे वर्क करते हैं, जहाँ पर आप कुछ इमेजिनेशन में ट्रैवल करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इमेजिनेशन में ट्रैवल करते हैं और वो अपने व्यूवर को एक क्रिएशन का पाथ दिखाती है कि किस तरह से आर्ट से हम इमेजिनेशन में जा सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट द चाइनीज़ आर्ट. तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसके माध्यम से नरेटर ने हमें बताने की कोशिश की है अबाउट द आर्ट. सो लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी. स्टूडेंट्स, हियर इन दिस पार्ट वी विल cover page number 34 and 35.
So before proceeding to the story, I'll ask you to open your book at page number 34 and look at the line of the story. Here we'll discuss first about the expression. Notice these expression in the text infer their meaning from the context. The first word here is anecdote. It means a short story or incident. The next is delicate realism. Delicate realism, that means almost real. Figurative painting, it means painting derived from real object. So painting which is derived from the real object, that is known as figurative painting. Illusionistic likeness, it means imaginary thing that looks almost real. So that's an imaginary thing and that looks almost real, that is illusionistic likeness. Conceptual space, it means visualization as per one's thinking. So these were the meanings of the given expression. Now we'll read the story. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. So tale, that means a story. Landscape, it means scenery. Commissioned, that means inaugurated. So in 8th century में क्या हुआ कि there lived a painter. एक पेंटर रहता था जिसका नाम क्या था, वू डाओजी, जिसका नाम वू डाओजी था, और उसके बारे में एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी बताई गई है. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ सीनरी. उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो सीनरी थी. एंड द सीनरी वॉज इनॉग्रेटेड बाई एन एम्परर ऑफ टैंग डायनेस्टी. और एक उसके जो एम्परर थे, टैंग डायनेस्टी थी, एक मतलब एक वंशज का नाम है. तो टैंग डायनेस्टी के एम्परर ने उस सीनरी का इनॉग्रेशन किया था और उस एम्परर का नाम क्या था, जुएनजोंग. उस एम्परर का नाम जुएनजोंग था. एंड दिस पेंटिंग वॉज ड्रॉन ऑन द वॉल ऑफ अ पैलेस फॉर डेकोरेशन. और वो जो पेंटिंग ड्रॉ की गई थी वो पैलेस की वॉल पर ड्रॉ की गई थी डेकोरेशन के लिए. तो जैसे कि नाम से ही क्लियर आपको हो रहा है कि ये जो एम्परर थे वो चाइनीज़ थे, तो ये चाइनीज़ पेंटिंग की बात यहाँ पर की जा रही इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. द मास्टर हैड हिडन द वर्क बिहाइंड अ सीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. So here master means highly skilled person. A skillful person is known as master. For a long while, that means for a long period of time. Admire, that means appreciate. Immense, it means huge or very large. सो द स्किलफुल पेंटर, ये जो स्किलफुल पेंटर था, हैड हिडन द पेंटिंग, इन्होंने पेंटिंग को छिपा दिया था बिहाइंड अ स्क्रीन. इट मीन्स वू डाओजी ने जब पेंटिंग को ड्रॉ किया था, पेंटिंग को जब उसने बनाया था, क्योंकि बहुत ही स्किल्ड पेंटर थे, इन्होंने उस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे, एक पर्दे के पीछे छिपा दिया था. देयरफॉर ओनली द एम्परर वॉज एबल टू सी द पेंटिंग. और इन्होंने इसलिए छिपाया हुआ था कि जिससे खाली एम्परर ही उस पेंटिंग को देख सकें और कोई दूसरा ना देख सके, तो इसलिए इन्होंने उस पेंटिंग को पर्दे से छिपा दिया था. एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द एम्परर स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ पेंटिंग एंड अप्रिसिएटेड द ब्यूटीफुल पेंटिंग. और काफ़ी लंबे समय तक जब एम्परर आए तो वहाँ पर वो खड़े रहे, उस काफ़ी लंबे समय तक वो देखते रहे उस पेंटिंग को और काफ़ी अप्रिसिएट किए, क्योंकि पेंटिंग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल थी. इट हैड फॉरेस्ट दैट वर लुकिंग ऑलमोस्ट रियल. उसमें जो पेंटिंग बनाई गई थी उसमें फॉरेस्ट बनाया गया था जो कि एकदम रियल लग रहे थे. ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए गए थे, वाटरफॉल बनाया गया था, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन ह्यूज स्काई, और ऊपर जो है आसमान में बादल बनाए गए थे. और आदमी इस तरह से चल रहे थे जैसे कि वो एक हिली पाथ्स, मतलब द मैन वर वॉकिंग ऑन पाथ्स ऑफ हिल्स, और आदमी जो है वो जो पहाड़ियों का रास्ता होता है उससे चल रहे थे. एंड बर्ड्स वर फ्लाइंग, और जो चिड़िया थी वो क्या कर रही थी, उड़ रही थी. तो ये उन्होंने उस सीनरी में पूरा बनाया हुआ था. Look, sir, said the painter, in this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened.
अब यहाँ पे क्या था कि सर, जो सर यहाँ पे यूज़ किया गया SIRE, सर मीन्स होता है सर, और फुट ऑफ माउंटेन मीन्स क्या होता है बॉटम ऑफ माउंटेन, ड्वेल मीन्स रिजाइड और स्टे, स्पिरिट मीन्स क्या होता है कि आत्मा हम कह सकते हैं। तो पेंटर ने बताया राजा को कि यहाँ पर जो ये गुफा आपको दिखाई दे रही है माउंटेन के फुट पे, माउंटेन के फुट मीन्स क्या होता है कि माउंटेन के जो नीचे का जो बॉटम है वहाँ पर एक गुफा बनी हुई थी माउंटेन में। तो उस गुफा की तरफ इशारा करते हुए पेंटर ने बताया कि देखिए इस गुफा को देखिए, और उसमें उसने बताया कि इस गुफा में एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है। पेंटर ने क्लैप किया, ताली बजाई, तो वो गुफा क्या हुई, गुफा का दरवाज़ा खुल गया। जैसे उसने क्लैपिंग की उससे गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अब ये पेंटिंग में है, जो कि ऐसा होता नहीं है, अनरियल होता है, लेकिन जब जैसे ही पेंटर ने यहाँ पर क्लैपिंग की वैसे उस गुफा का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। अब स्प्लेंडेड मीन्स क्या होता है वंडरफुल, स्प्लेंडेड दैट मीन्स वंडरफुल, कन्वे मीन्स क्या होता है कि कम्युनिकेट और डिस्क्राइब, और योर मैजेस्टी मीन्स क्या होता है रिस्पेक्टेड सर। तो अब यहाँ पे पेंटर ने कहा कि केव जो है बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही अद्भुत है। अंदर जाने के बाद जो केव है वो बहुत ही अद्भुत है, एंड मीन्स वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि वो शब्दों में बयां की नहीं जा सकती, इतनी सुंदर गुफा है। और पेंटर ने जो है फिर अपने राजा से, एम्परर बादशाह से जो है उसने रिक्वेस्ट किया कि वो उसे जाने दे, और वो उसको जा कर के गुफा का रास्ता दिखाता है राजा को, और फिर उसको इस अद्भुत गुफा का नज़ारा वो दिखाएगा। तो उसने उससे रिक्वेस्ट किया उसे जाने के लिए। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। और पेंटर जो है उस गुफा के अंदर जाता है, तभी जो उसका एंट्रेंस होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल। तो एस्टोनिश्ड मीन्स क्या होता है सरप्राइज्ड, अटर मीन्स क्या होता है से, वो कुछ कह पाते, और वैनिस्ड मीन्स क्या होता है डिसअपीयर्ड। तो जैसे ही मतलब पेंटर उसके अंदर गया, वैसे ही जो केव का एंट्रेंस डोर था वो क्लोज हो गया। उसके अंदर जाते ही जैसे ही वो एंटर किया केव में, वैसे ही दरवाज़ा क्लोज हो गया। और जो सरप्राइज्ड किंग थे, ही वांटेड टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते थे, बट इवन बिफोर द पेंटिंग ऑल्सो डिसअपीयर्ड। लेकिन जब तक उसके पहले कुछ वो कह पाते तब तक पेंटिंग क्या हुई, गायब हो गई, दीवार से ही पेंटिंग गायब हो गई। आगे क्या हुआ कि नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड। सो ट्रेस मीन्स क्या होता है साइन और इंडिकेशन, और वुडाउजीज ब्रश मीन्स क्या होता है कि पेंटिंग मेड बाय वुडाउजी, जो वुडाउजी ने वॉल पे पेंटिंग बनाई थी वो पेंटिंग। तो यहाँ तक मतलब एवरी साइन और इंडिकेशन ऑफ द पेंटिंग डिसअपीयर्ड। जैसे वो उस केव के अंदर वो गया तो जितना भी मतलब जो भी पेंटिंग उसने किया था, वुडाउजी ने जो भी पेंटिंग की थी दीवार पे, वो पूरी पूरी पेंटिंग ही गायब हो गई, और पेंटिंग के साथ साथ वो आर्टिस्ट भी गायब हो गया। एंड द पेंटर वॉज नेवर सीन इन दिस वर्ल्ड अगेन, और वो कभी भी इस संसार में दोबारा वो पेंटर देखने को नहीं मिला। तो वो कैसे मतलब वॉल के अंदर कैसे वो चला गया और पेंटिंग के साथ ही वो गायब हो गया, और पेंटिंग में जब उसने क्लैप किया तो केव जो है खुल गई। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस एक स्टोरी है जो कि एक चाइनीज़ आर्ट को एक्सप्रेस करती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द चाइनीज़ आर्ट। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. तो प्लेड मीन्स क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूटेड, और क्लासिकल मीन्स क्या होता है कि कन्वेंशनल, जो एक ट्रेडिशन चला रहा है, कन्वेंशनल है। मास्टर मीन्स क्या होता है टीचर, और डिसिपल मीन्स क्या होता है प्यूपिल या स्टूडेंट या फॉलोवर। तो ऐसी जो स्टोरीज़ हैं, ये इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन कन्वेंशनल एजुकेशन ऑफ चाइना। चाइना की कन्वेंशनल एजुकेशन में ऐसी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि कन्फ्यूशियस एंड जुआनजी आर टू ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ चाइना। कन्फ्यूशियस और जुआनजी जो है ये चाइना के बहुत ही महान स्कॉलर्स हैं। देयर बुक्स एंड टीचिंग्स आर फुल ऑफ सच स्टोरीज। इन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं या जो भी किताबें जो लिखी हैं, उनकी सारी किताबों में, सारी कहानियों में इसी तरह की जो है किस्से कहानियाँ मिलते हैं। दे हेल्प द टीचर टू गाइड देयर स्टूडेंट्स इन करेक्ट डायरेक्शन। और जैसे कि चाइना में एक ट्रेडिशन है, जिस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है,
उस एजुकेशन को देने में ये कहानियाँ बहुत ही मददगार साबित होती हैं और उन बच्चों को सिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है टीचर्स को। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट in which art was considered. So beyond the anecdote they are deeply revealing of the spirit. So here anecdote that means a short story or incident, or revealing that means showing or indicating. तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं मतलब इसके अतिरिक्त मीन्स बीइंग अ शॉर्ट स्टोरी और इंसिडेंट जो इसमें बताए जाते हैं, इसके अतिरिक्त दे ऑल्सो इंडिकेट, ये सारी स्टोरी क्या, दीज स्टोरी ऑल्सो इंडिकेट फीलिंग्स ऑफ पीपल, ये लोगों की फीलिंग को भी एक्सप्रेस करती हैं और मीन्स फीलिंग्स ऑफ पीपल अबाउट द आर्ट, जो आर्ट के प्रति लोगों की फीलिंग क्या होती है उसको भी ये एक्सप्रेस करती हैं कि लोग वहाँ के आर्ट को किस तरह से परसीव करते हैं, ये उसको भी बताती हैं। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted, for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western paintings. So contrast means क्या होता है compare, और spirit means क्या होता है feelings, और representative means क्या होता है कि specimen या illustrative। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अलावा देयर इज़ वन मोर फेमस स्टोरी, एक और फेमस स्टोरी है अबाउट अनदर पेंटर, एक दूसरे पेंटर के बारे में। अब उसने क्या किया था, ही डिड नॉट मेक एन आई इन द पेंटिंग ऑफ ड्रैगन, उसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई और उसने ड्रैगन की आई को ड्रॉ नहीं किया। अब क्यों नहीं ड्रॉ किया, बिकॉज ही थॉट इफ़ ही मेड द आई, अगर वो एक आंख बना देगा ड्रैगन की तो द ड्रैगन वुड कम अलाइव, तो ड्रैगन क्या होगा एकदम, ही वुड कम अलाइव आउट ऑफ द पेंटिंग, और वो पेंटिंग से क्या होगा, वो ड्रैगन जीवित हो जाएगा। इट मीन्स इतना रियल वो पेंटिंग मतलब बनाया कि जिसमें ऐसा लगा कि अगर उसकी वो आंख बना देगा तो आंख बनाते ही वो ड्रैगन जो है बिल्कुल अलाइव हो जाएगा और उस पेंटिंग से वो उड़ करके बाहर निकल आएगा। एंड मतलब कोई भी इस तरह की जो स्टोरीज़ है, वन कैन कंपेयर दीज स्टोरीज विद एन ओल्ड स्टोरी, और कोई भी इस स्टोरी को कंपेयर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर नरेटर यहाँ बता रहे हैं कि फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस फ्लैंडर्स, एक फ्लैंडर्स जगह का नाम है, तो फ्लैंडर्स जो उसके सराउंडिंग में है उस वहाँ की पुरानी कहानियों से ही कंपेयर किया जा सकता है। एंड दिस स्टोरी कैन बी कंसीडर्ड एन इलस्ट्रेटिव स्टोरी ऑफ वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग, और ये जो कहानियाँ हैं ये क्या है, वेस्टर्न स्टाइल मतलब यूरोपियन स्टाइल की पेंटिंग की कहानियाँ हैं कि यूरोपियन स्टाइल में भी ऐसा बताया गया कि पिक्चर्स इतनी ज़्यादा रियल बनती थी कि अगर उसमें उसके फुल बॉडी पार्ट्स बना दिए जाए, जैसे ड्रैगन का फुल बॉडी पार्ट मतलब आइज अगर बना दी गई होती तो शायद वो पेंटिंग से बाहर आ जाता, तो इतना रियल होता था। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzies fell in love with the painter's daughter. The father wouldn't accept a son-in-law in such a profession. तो ब्लैक स्मिथ मीन्स क्या होता है कि वन हु वर्क्स ऑन आयरन, जो लोहे का काम करता है उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। प्रोफेशन मीन्स आपको मालूम है वर्क या करियर। तो एंटवर्प इज़ अ टाउन इन बेल्जियम, बेल्जियम में एक एंटवर्प नाम का टाउन है, और 15th century में वहाँ पे क्या होगी, देयर लिव्ड अ ब्लैक स्मिथ, एक वहाँ पे लोहार रहता था, हुज नेम वॉज क्विंटन मेट्सीज, जिसका नाम क्या था, क्विंटन मेट्सीज था। और वो क्या हुआ कि एक उसे पेंटर की डॉटर से उसको लव हो जाता है, ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ अ पेंटर, एक पेंटर की डॉटर से उसको लव हो जाता है। बट फादर ऑफ द गर्ल वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज हिज सन इन लॉ बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ, लेकिन उस लड़की के फादर जो है उसको एज अ सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ था, उसका प्रोफेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं था, इस वजह से जो है उसके लड़की के फादर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विथ सच डेलिकेट रिलीज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रिलीज्ड व्हाट हैड हैपेंड, बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। सो स्नीक्ड मीन्स क्या होता है कि एंटर्ड विदाउट बीइंग सीन और एंटर्ड विदाउट परमिशन, कहीं पर जो है बिना परमिशन के या बिना चुपके से घुस जाना, उसे बोलते हैं स्नीक्ड।
स्टूडियो मीन्स क्या होता है कि जो पेंटिंग रूम होता है उसको बोलते हैं स्टूडियो। और पैनल मीन्स क्या होता है कि अ फ्रेम और एरिया फॉर पेंटिंग, कैनवास जिसको कह सकते हैं, एक फ्रेम जिस पे पेंटिंग की जाती है। डेलिकेट मीन्स क्या होता है, वेरी फाइन, बहुत ही बढ़िया। और रिलीज मीन्स क्या होता है, रियलिटी। और स्वेट मीन्स क्या होता है कि हिट बाई अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट से हिट करना। और रियलाइज्ड मीन्स क्या होता है, अंडरस्टूड। तो अब क्विंटन ने क्या किया, क्विंटन मैट्सीज जो है वो जो उसके मतलब उस डॉटर के जो फादर थे उसके मतलब जो उसका स्टूडियो था, पेंटिंग जो रूम था, उसके पेंटिंग रूम में वो चुपके से एक दिन घुस गया। अब वो जब उनके पेंटिंग रूम में गया तो द पेंटर हैड डिसाइडेड एन एरिया और हैड अ फ्रेम वेयर ही वॉज टू मेक अ न्यू पेंटिंग। तब उसने वहाँ पर उस एरिया में जो एक उसका फ्रेम रखा हुआ था, जो पेंटिंग रूम था वहाँ पे एक फ्रेम रखा हुआ था, कैनवास रखा हुआ था, उस पर उसने ये डिसाइड किया कि अब इस पर कुछ वो एक पिक्चर बनाएगा और एक नई पेंटिंग बनाएगा। अब क्विंटन ने क्या किया, ही ड्रू अ फ्लाई इन दैट पैनल। उस पैनल में उसने क्या बनाया, एक फ्लाई बना दी, एक मक्खी बना दी। एंड इट वॉज सो फाइनली ड्रॉन दैट इट कुड दैट इट लुक्ड रियल फ्लाई। और उसने इतना बढ़िया उस फ्लाई को बनाया, इतना अच्छा हाउस फ्लाई उसने उस पर ड्रॉ किया कि जैसा लग रहा था कि बिल्कुल सचमुच की हाउस फ्लाई उस पर आके बैठ गई हो। द पेंटर ट्राई टू किल द फ्लाई। अब पेंटर आया अपने स्टूडियो में, उसने कई बार उस फ्लाई को मारने की कोशिश की विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट लेकर के उसको मारने की कोशिश की। और जब वो बार बार मार रहा था तो उस फ्लाई पे कोई असर हो ही नहीं रहा था। देन ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज अ पेंटिंग। बार बार हिट करने के बाद तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो कोई पेंटिंग है, पेंटिंग ड्रॉ की गई है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। अब क्विंटन को उसके जो डॉटर के फादर थे उन्होंने एक अप्रेंटिस की तरह से, एक ट्रेनिंग की तरह से उनको एक्सेप्ट कर लिया, उस लड़के को। एंड ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। अब क्विंटन जो है फिर उसकी बेटी से शादी कर लेता है, उस पेंटर की बेटी से, और फिर अपने टाइम का एक बहुत ही फेमस पेंटर वो बन जाता है। दीज टू स्टोरीज इलिस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो इल्यूनिस्टिक मीन्स क्या होता है कि 3 डायमेंशनल आर्ट, जिसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी, जो 3D आर्ट होती है। और लाइकनेस मीन्स क्या होता है, सिमिलैरिटी। और इसेंस मीन्स क्या होता है कि मेन थीम, जो एक मेन थीम होता है। तब क्विंटन ने उसकी बेटी शादी किया, ही बिकेम अ फेमस पेंटर ऑफ हिज इरा। उस एज का वो सबसे फेमस पेंटर बन जाता है। दीज टू स्टोरीज रिप्रेजेंट द डिफरेंस इन टाइम ऑफ आर्ट वर्क प्रेजेंट इन चाइना एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। और ये जो कहानियाँ, 2 कहानियाँ भी यहाँ पर नरेटर ने हमें बताई हैं, ये 2 आर्ट वर्क के बारे में बताती हैं जो चाइना में एग्जिस्ट करती थी और वेस्टर्न कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। द आर्ट वर्क इन वेस्टर्न कंट्रीज बिलीव्ड इन क्रिएटिंग अ 3 डायमेंशनल रियलिटी। और जो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या मिला कि जो वेस्टर्न कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री हैं, वो क्या करती हैं कि वो 3D पेंटिंग पर बिलीव करती हैं कि जो चीज़ें मतलब जो हमें दिखती हैं रियलिटी में वो हूबहू ऐसे पेंटिंग में ही दिखे, तो ऐसी वो पेंटिंग बनाते हैं। वाइल इन चाइना एंड एशिया द मेन थीम वॉज रिलेटेड टू इनर लाइफ एंड इनर फीलिंग्स। और जबकि चाइना में और एशिया में क्या मेन थीम होता है कि यहाँ पर इनर लाइफ को पेंटिंग में इन्वॉल्व करते हैं और इनर फीलिंग्स को भी उसमें मिक्सअप करते हैं पेंटिंग में। तो इस तरह की पेंटिंग यहाँ पर बनाई जाती है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. कमीशन मीन्स क्या होता है कि इनॉग्रेट, और रिवील्स मीन्स क्या होता है, शोज। तो चाइनीज स्टोरी में क्या होता है कि जो एम्परर होता है वो पेंटिंग को इनॉग्रेट करता है, उसका उद्घाटन करता है, उसका इनॉग्रेशन करता है। एंड ही अप्रिसिएटेड और अंडरस्टूड इट्स आउटर अपीयरेंस ओनली। और वो ही जो एम्परर होता है वही उस पेंटिंग को अप्रिशिएट करता है और उसके आउटर अपीयरेंस को वही समझता है खाली। बट द आर्टिस्ट शोड हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, मतलब जो एम्परर होता है, तो वो अपने तरीके से समझता है, लेकिन उसकी जो सही एक रियलिटी है उसको कौन बताता है, पेंटर बताता है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो जो बारीकियां होती हैं वो पेंटर ही बताता है कि कहाँ कहाँ पर वो बारीकियां छुपी हुई हैं। लेकिन यूरोपियन आर्ट में ऐसा नहीं है। यूरोपियन आर्ट इतनी क्लियर होती है कि कोई भी देखते ही जान जाता है
लेकिन चाइनीज़ आर्ट में क्या होता है कि कुछ मिस्ट्री होती है, उस पेंटिंग उस पिक्चर में कोई ना कोई मिस्ट्री होती है, और वो सिर्फ वो पेंटर ही उसको बता पाता है, वही रिवील कर पाता है कि उसमें उस पिक्चर का ट्रू मीनिंग क्या है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विथ इन। तो टेरिटरी मीन्स क्या होता है कि एरिया, और कॉन्कर्ड मीन्स क्या होता है वन। तो यहाँ पे क्या है कि द एम्परर इज सर्टेनली द रूलर ऑफ दैट एरिया। जो एम्परर होता है वो उस एरिया का रूलर होता है, उसका वो शासक होता है। और ऑफ लैंड दैट ही हैज़ वन, जो भी उसने लैंड मतलब जो भी राज्य उसने जीता, जो भी साम्राज्य उसने जीता है, उसका सिर्फ वो एक रूलर, एक शासक होता है। लेकिन जो उसका इनर एस्पेक्ट्स है और जो उसकी पीस ऑफ लाइफ है, दैट इज़ नोन ओनली टू द आर्टिस्ट। तो उस लाइफ का जो एक इनर पीस है और जो उसके और सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जानता है कि किस तरह से लाइफ को जीते हैं। तो ये चीज़ें जो एक आर्ट होती है वो सब लोग नहीं जानते हैं, वहाँ पर कुछ ही लोग इस आर्ट को जान पाते हैं। लेट मी शो द वे द डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। तो मिस्टीरियस मीन्स क्या होता है, सीक्रेट और स्ट्रेंज, और बियॉन्ड एनी मटीरियल और मटीरियल अपीयरेंस दैट मीन्स बियॉन्ड फिजिकल लिमिट्स। तो जो पेंटर है, ही हैड टोल्ड द एम्परर, उसने एम्परर को बताया कि ही वुड शो द पाथ टू हिम, वो जा करके गुफा का रास्ता दिखाता, और गुफा कितनी अद्भुत है उसको दिखाएगा वो जा करके, जो वू डाओ जी था। लेकिन जो द वर्ड डाओ इन द नेम ऑफ द पेंटर, जो मतलब वो डाओ जी था, पेंटर जो था, उसने कहा कि वो गुफा का रास्ता दिखाएगा और उस अद्भुत गुफा को दिखाएगा। तो इसका मतलब ये था कि वो जो उसका मेथड है, जो स्ट्रेंज में इस तरह के अद्भुत काम होते हैं, उसका माध्यम, उसका जो तरीका होता है और उसका जो रास्ता होता है, वो पेंटर ही दिखा सकता है कि उसने किस तरह से ड्रॉ किया है, उसमें क्या बारीकियां हैं। और फिर पेंटिंग क्या होती है, दिखाते दिखाते पेंटिंग ही गायब हो जाती है। लेकिन आर्टिस्ट ने क्या किया, द आर्टिस्ट अचीव्ड हिज गोल, लेकिन आर्टिस्ट ने अपना गोल जो है अचीव किया, दैट वॉज मच बियॉन्ड द फिजिकल लिमिट्स ऑफ द यूनिवर्स। जो एक क्या था, फिजिकल लिमिट्स, जो यूनिवर्स की एक फिजिकल लिमिट्स है, उससे कहीं ना कहीं बियॉन्ड उसका वर्क था। उसने उससे ज़्यादा जो है मीन्स ही वर्कड बियॉन्ड द फिजिकल लिमिट्स। उसने जो है जो वर्क करके दिखाया वो क्या एक फिजिकल लिमिट से बाहर था, है ना। क्योंकि जैसे उसने ड्रॉ किया और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद उस पिक्चर में वो खुद ही चला भी गया और वो पिक्चर पूरी तरह से गायब हो गई और उसका कोई ट्रेस भी नहीं बचा। तो ये क्या है कि दिस इज़ बियॉन्ड द फिजिकल लिमिट्स, ये फिजिकल लिमिट्स के क्या है, बियॉन्ड है। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a western figurative painting। तो लैंडस्केप मीन्स क्या होता है, सीनरी या पेंटिंग, और फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स क्या होता है, पेंटिंग ड्राइव्ड फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट। तो जो कन्वेंशनल चाइनीज़ जो पेंटिंग होती हैं वो क्या होती है, दैट डज नॉट ड्रॉ द एग्जैक्ट व्यू वाइल अ वेस्टर्न पेंटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट। तो जो चाइनीज़ पेंटिंग होती हैं वो एग्जैक्ट व्यू नहीं ड्रॉ करती हैं, जबकि जो वेस्टर्न पेंटिंग होती हैं वो रियल ऑब्जेक्ट की पिक्चर ड्रॉ करती हैं, कि जैसा दिखाई देती है कोई चीज़ एकदम वैसी ही पेंटिंग में वो दिखाते हैं, एकदम रियल लगती है। और वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint। तो यहाँ पे जबकि जो यूरोपियन पेंटर होते हैं, दे वॉन्ट्स टू ड्रॉ हिज पेंटिंग द वे ही हैज़ सीन अ सीन, जैसे उन्होंने कोई सीन या कोई सीनरी उन्होंने देखी है, ठीक उसी ढंग से जो वेस्टर्न जो यूरोपियन पेंटर होते हैं वो वैसा ड्रॉ करते हैं। वो चाहते हैं अपने व्यूअर को उस पेंटिंग को दिखाना जो एग्जैक्टली दिखाई देती है रियल में, जो नेचुरली जो दिखाई देती है उसी तरह से वो अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं, और जैसा उन्होंने देखा है वैसा वो बनाते भी है। जबकि चाइनीज़ पेंटर क्या होते हैं, दे डज नॉट बिलीव दैट एवरी पर्सन शुड हैव द सेम व्यू। और चाइनीज़ पर्सन का ये जो पेंटर है उनका ये व्यू होता है, उनका ये मानना होता है कि सभी का देखने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं जो बारीकियां होती है उसको पेंटर खुद ही बताता है उस मेथड को कि क्या उस पेंटिंग में है क्या। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट द ट्रेवल इन इट। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट। तो लेजरली मीन्स क्या होता है कि विदाउट हरी, बिना जल्दबाजी के।
तो इस तरह से जो पेंटिंग होती है, हेंस द पेंटिंग मेड बाय द चाइनीज़ पेंटर, जो चाइनीज़ पेंटर पेंटिंग करते हैं, दे आर नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द करंट रियल कंडीशन, वो रियल कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं वो सारी पेंटिंग। और कोई भी जो है आप उसे देख सकते हैं उस पेंटिंग को एक डिफरेंट एंगल से, और जितने भी मतलब व्यूवर्स होंगे उनका उस पेंटिंग को देखने का एक डिफरेंट एंगल होगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, डिफरेंट थॉट प्रोसेस होंगे। जैसे आप देखेंगे तो आपके अंदर उसको पिक्चर को देखने के बाद एक दूसरा थॉट आएगा, कोई दूसरा व्यूवर है तो उसके अंदर दूसरे थॉट आएंगे। जबकि यूरोपियन में क्या होता है कि एग्जैक्ट होता है, तो वो जो एग्जैक्ट व्यू होता है सिर्फ वहीं तक उसकी होती हैं, लेकिन जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है उसमें एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ किया जाता है, कुछ ना कुछ इमेजिनरी रहता है, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस रहता है। तो हर एक का जो एक परसेप्शन मैनर होता है उसके अकॉर्डिंग सबका पर्सपेक्टिव उस ड्राइंग को देखने के बाद अलग अलग होता है, क्योंकि सब उसका एक डिफरेंट एंगल लेते हैं और उसको लेकर के एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस होती है सबकी। तो इसीलिए सबका जो उसका मानना होता है वो अलग अलग होता है। देन विदाउट एनी हरी यू कैन लुक एट ईच पोर्शन ऑफ द पेंटिंग, और फिर आराम से आप जो है बिना किसी जल्दबाजी के हर एक पोर्शन को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या उसमें कोई चीज़ छिपी है या कौन सी चीज़ मिस्टीरियस है, इसमें आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कंप्लीट मीनिंग ऑफ द पेंटिंग, और जब इस तरह से आप बारीकियों से उसे देखते हैं तो आप उस पेंटिंग को फिर तब जाके समझ पाते हैं कि क्या पेंटिंग रिवील कर रही है। This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. So, scroll means क्या होता है? Movement. तो इस तरह से जब भी कोई व्यूवर he moves his गेज, वो बहुत ध्यान से उसको देखता है पेंटिंग को हॉरिजेंटली, एक बार वो हॉरिजेंटली बहुत अच्छे से ध्यान से देखेगा। ही फील्स दैट वन सेक्शन आफ्टर द अदर इज ओपनिंग अप, तो वो देखेगा कि एक सेक्शन जो पेंटिंग का है वो दूसरे सेक्शन की तरफ ओपन हो रहा है। जब वो दूसरी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि एक पिक्चर जो है दूसरे पिक्चर की तरफ मूव कर रही है, और वो जब अपने आंखों को और वर्टिकली, अब हॉरिजेंटली उसने देख लिया, वर्टिकली अगर वो देखता है तो ही फील्स दैट इफ द पेंटिंग इज एंटरिंग इनटू द अनदर टाइम जोन, तो वो ये पाएगा कि जैसे वो दूसरे टाइम जोन में जा रहा है। जब वो दूसरे तरीके से वो देखेगा पेंटिंग को तो उसे लगेगा कि वो दूसरी टाइम जोन में जा रहा है, दूसरी चीज़ को देख रहा है। और इस तरह की जो फीलिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती है हर एक पेंटिंग में, और ऑफ एनी अदर कल्चर, किसी और कल्चर में ये इस तरह की जो पेंटिंग होती है इस तरह से और दूसरी पेंटिंग में दिखाई नहीं देता है। कि अगर आप उसको जिस एंगल से देखेंगे तो पहले वो दूसरा एक मैसेज आपको करेगा, दूसरा एक परसेप्शन आपका बनेगा, और जब आप दूसरे एंगल से आप उसे देखेंगे तो वहाँ पे दूसरा परसेप्शन बनेगा। तो ऐसा हर एक पेंटिंग में नहीं होता है। तो बहुत ही मिस्टीरियस तरह की पेंटिंग होती है चाइनीज़, जहाँ पर जो परसेप्शन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और उसकी रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट या पेंटर ही बता पाता है। तो जब कोई भी व्यूवर उसको अपने आँखों को बहुत ही ध्यान से उस पर देखेगा, हॉरिजेंटली अगर वो देखता है तो वो ये फील करेगा कि वन सेक्शन जो है दूसरे सेक्शन की तरफ ओपन हो रहा है। मतलब एक कहानी जो है, जो एक पेंटिंग है वो दूसरे पेंटिंग को रिवील कर रही है, और जब वो दूसरे तरीके से उस पेंटिंग को देखेगा तब उसे लगेगा कि वो किसी दूसरे टाइम जोन में जा रहा है, किसी दूसरी तरफ बढ़ रहा है वो। तो जो उसका परसेप्शन है वो दैट वुड बी कीप ऑन चेंजिंग, वो बदलता ही रहेगा उस पेंटिंग को देखने के बाद। It also requires the active participation of the viewer who decide at what pace he will travel through the painting. A participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. तो यहाँ पे पेस मीन्स क्या होता है? स्पीड, और कॉन्सेप्चुअल स्पेस मीन्स क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग या विजुलाइजेशन एज पर वंस थिंकिंग, किसी की थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है उसका जो विजुलाइजेशन होता है, जो विजुलाइज करता है, जो इमेजिन करता है। तो इस तरह की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, इट मीन्स टू अटेन सच अ डीपर अंडरस्टैंडिंग द व्यूवर ऑल्सो नीड्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट्स। तो व्यूवर को क्या करना होता है? बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, बहुत ध्यान से उस पेंटिंग को देखना होता है। जो चाइनीज़ पेंटर जो ड्रॉ करते हैं उसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। द व्यूअर डिसाइड द स्पीड एट विच ही विल व्यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जो व्यूअर रहता है वो बहुत ही उसको ध्यान से देखता है, उसको मतलब अच्छे से व्यू करता है और उसको समझने की कोशिश करता है कि ये पेंटिंग क्या रिवील कर रही है, उसको समझने की कोशिश करता है।
और ये क्या होता है कि फिजिकल पार्टिसिपेशन होता है एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन होता है, कि जब आप उस पिक्चर को देखेंगे तो पहले तो अपनी मतलब फिजिकली उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको मेंटली जो है थोड़ा सा सोचेंगे उस पेंटिंग को लेकर के, तभी उसको आप जो है समझ पाएंगे। तो आपका वहाँ पर फिजिकल और मेंटल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं, दे डज नॉट वांट दैट एवरीबडी शुड सी ओनली हिज व्यू पॉइंट। और जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो ये मतलब दिखाना चाहते हैं कि जो पेंटर का परसेप्शन है या जो आर्टिस्ट है जो उसने पेंटिंग बनाई है उसका जो परसेप्शन है उसको लोग किस ढंग से लेते हैं, इसलिए वो अपना परसेप्शन नहीं बताता है। वो अपना परसेप्शन जिस वजह से उसको ड्रॉ किया था वो उसका हिडन होता है, लेकिन व्यूवर्स उसको देख करके क्या समझते हैं, वो क्या उनको मैसेज मिलता है उस पेंटिंग से, तो वो ये देखना चाहता है। तो वो ये मतलब ही वॉन्ट्स दैट एवरी व्यूअर शुड एक्सरसाइज हिज ओन थॉट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द पेंटिंग। और वो इसलिए करता है क्योंकि जितने भी व्यूवर्स हैं जो उसकी पेंटिंग को देखेंगे सबका एक अलग अलग थॉट प्रोसेस होगा, सबकी अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो उसी थॉट प्रोसेस उसी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को समझेंगे, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन। और ये उसका मानना है कि ये क्या होगी, एक ब्रेन की एक्सरसाइज है जो हर एक व्यूवर्स या उसकी पेंटिंग को देखने के बाद करेंगे। The scene or the landscape is seen from the inner feeling and understood as per viewers thought process। और जैसे क्या होता है कि कोई भी सीनरी जो बनी होती है, कोई भी लैंडस्केप जो बना हुआ है, उसको व्यूअर देखेगा अपनी इनर फीलिंग के साथ में और उसको समझने की कोशिश करेगा, और उसका एक थॉट प्रोसेस उस पर क्रिएट होगा कि वो पेंटिंग जो है क्या रिवील कर रही है उसको समझने की वो कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जो पेंटर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं, वो अपनी पेंटिंग को इस तरह से बनाते हैं कि वो अपने व्यूवर्स को इन्वॉल्व करते हैं फिजिकली और मेंटली, जिससे वो जज करें कि वो ड्राइंग या पिक्चर जो है किस थीम पर बनी है, उसका मैसेज क्या देना चाहती है वो पिक्चर। तो ऐसा वो चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह से पेंटिंग ड्रॉ करते हैं जिसमें बिल्कुल रियल नहीं रहता है। सो we have come to an end of the video. I hope that you understood all the lines and all the sentences which were used in these two pages. If you would have any problem or any misunderstanding in the words or the lines, then you can drop your comment in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next part of the video.